जय हिंद साथियों, मनोज गाइड में आपका स्वागत है। मुझे पूर्णपीन विश्वास है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही आज का वीडियो ये महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो हिंदी विषय है उसके क्षितिज एवं कृतिका की जो पुस्तक है उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो ज़्यादा संभावित है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में कराएंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा ना हो कि आपसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छूट जाए। वैसे तो पहले भी मैंने क्लास 10 की हिंदी के अनेक जितने भी अध्याय हुए उन सभी के प्रश्न उत्तर मैंने करा दिया हूँ। तो आपने वो तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन आज मैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। कौन कौन से यत्न किए? देखिए, क में लिखेंगे फर्स्ट में हम कि मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिससे जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी। ख में लिखेंगे कि उसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्तियों के नाक को जॉर्ज पंचम की नाक के स्थान पर लगाना चाहा। आगे लिखेंगे इसमें कि उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों के नाक लगाने का प्रयास किया। घ में लिखेंगे कि उसने अंत में जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया। तो इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे का प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। देखिए, इसका उत्तर करेंगे कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि उनके हृदय में दूसरों के लिए अपनत्व, वात्सल्य, ममता, करुणा, प्रेम और संतावना की भावना थी। वे लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते और दूसरों के सुख दुख में शामिल होते। इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे का प्रश्न है कि आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे हम कि आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहा है क्योंकि उनका मानना है कि चूल्हे के निकट रहने से मनुष्य का ज्ञान, शिक्षा और व्यक्तित्व सब कुछ जलकर राख हो जाता है और व्यक्तित्व की सोच व समझ कमजोर पड़ जाती है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे का प्रश्न है कि कन्यादान कविता में मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि कन्यादान कविता में मां ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। देखिए, इसमें क में लिखेंगे कि मां ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी। ख में लिखेंगे कि मां ने अपनी बेटी को दुख से आहत होकर आत्महत्या ना करने की सीख दी है। ग में लिखेंगे कि मां ने बेटी को धन संपत्ति के लोभ से दूर रहने की सीख दी। घ में लिखेंगे कि नारी सरलता, भोलेपन और सुंदरता के बंधनों में ना पड़े तो नारी शक्तिशाली बन सकती है। तो मां ने अपनी बेटी को इस तरह सीख दी। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों था। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि अखबार आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम जनता को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि भारतीय
अधिकारी एक बाहरी हुक्मरान के बारे में इतनी चिंता करे। वे इस बात का विरोध चुप रह कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक लाइन के अलावा पूरा अखबार खाली रखा था। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? देखिए इसमें लिखेंगे उत्तर में कि नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। क में हम इसमें लिखेंगे कि सड़कों की मरम्मत करके उन्हें और चौड़ा किया गया होगा। ख में लिखेंगे कि सड़कों के डिवाइडरों को रंग पॉलिश किया गया होगा। ग में लिखेंगे कि सरकारी भवनों की रंगाई और पुताई की गई होगी। ख में लिखेंगे उन्हें छोटे छोटे बिजली के बल्बों से सजाया गया होगा। इसमें लिखेंगे आगे में कि सड़क के किनारे सजावटी वृक्ष फूल लगाए गए होंगे इत्यादि। अब देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा है? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा जा सकता है क्योंकि वह पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति के रंग में रंग चुके थे। वे दूसरों के त्योहारों और उत्सवों में शरीक होते और वे लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। वे जीवन प्रयत्न हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की और भारतीयों की सेवा करना ही अपना धर्म समझते थे। इसलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया। आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी लगती थी क्योंकि फादर कामिल बुल्के के हृदय में दूसरों के लिए दया, त्याग और स्नेह की भावना थी। वह दूसरों के दुख तकलीफ में शामिल होते और उत्सवों व त्योहारों में आशीष देते। उनके ऐसे मिलनसार स्वभाव के कारण ही लेखक को उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो साथियों, इस तरह इस वीडियो में जो हिंदी पुस्तक क्षितिज और कृतिका है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हुए हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उन प्रश्नों के उत्तर मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जैसे आप बताइएगा मैं तुरंत जो इसका पार्ट 2 है और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पुस्तक की उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।